Roger, Pakistan 8303. Pakistan 8303, we would like to come again for ILS 25 left. We are proceeding back, sir. We have lost engines. Confirm you are carrying out belly landing? टकराए हैं क्योंकि बाद में रनवे से जो इंजन के टूटे हुए टुकड़े जो है वो पाए गए हैं। अब इससे फुटेज Sir, Mayday, Pakistan 8303. Pakistan 8303, Roger sir, both runways available to land. The passenger jet crashed into this residential area in the port city of Karachi. Terror for those who fell from the sky and for those who watched from the ground. अस्सलाम वालेकुम जी, शुजाए ईमान है। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो एक बड़े पुराने टॉपिक पे है जो रिसेंटली हुआ था। मैंने वीडियो भी बनाई थी 2020 में। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA 8303 का क्रैश हुआ था 22 मई 2020 को, ईद से 2 दिन पहले। और A320 था, कराची में हुआ था क्रैश, और एक बंदे के अलावा सबकी डेथ हो गई थी उस पर। तो उसकी उस वक्त तो एक इनिशियल रिपोर्ट आई थी और प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन की आई थी और फिर सिचुएशन की आई थी, लेकिन कभी ये नहीं पता चला कि हुआ क्या है और क्यों क्रैश हुआ है। तो उसकी रिसेंटली 2-3 हफ्ते पहले उसकी प्रॉपर रिपोर्ट आई है, जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे लोग। और 160 पेजेस लंबी रिपोर्ट है जिसमें सारी उन्हें सिचुएशन एनालाइज की हुई कि हुआ क्या था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था। तो वो थोड़ा सा मैं ब्रेक डाउन करूँगा आज की वीडियो में बताने के लिए कि हुआ क्या था। तो फ़्लाइट थी लाहौर से कराची, A320 पे स्टैंडर्ड फ़्लाइट है। हर दिन 3-4 चलती हैं, एटलीस्ट PIA की और बाकी एयरलाइंस की भी। और टेक ऑफ और क्लाइम और उसको छोड़ते हुए क्रूज़ अनइवेंटफुल थे, नॉर्मल थे। लेकिन हम आते हैं एंड ऑफ क्रूज़ सेगमेंट पे, जब फिर डिसेंट स्टार्ट हुआ था कराची में। ऑब्वियसली रिपोर्ट में हर चीज़ डिटेल में लिखी है, उनको समराइज़ करूँगा। लेकिन स्टार्ट ही हुआ था कि पूरी फ्लाइट में जो आपस में पायलट, कप्तान और को पायलट थे, उन्होंने कोई ब्रीफिंग नहीं की किसी भी किस्म की। अब ब्रीफिंग का जो मकसद होता है उसकी 2 रीजंस होती हैं। एक तो होता है कि आप उस पर आपस में डिस्कस करते हैं कि कौन सा आप अप्रोच फ्लाई करेंगे, कौन सा स्टार यानी स्टैंडर्ड टर्मिनल अराइवल रूट फ्लाई करेंगे एयरपोर्ट के अंदर। उसमें क्या होता है कि बेसिकली जो पाकिस्तान सिविल एविएशन है और जो एविएशन अथॉरिटी है वो एक पब्लिश करती है चार्ट, यानी पीस ऑफ पेपर, जिस पर होता है कि ये लीगल प्रोसीजर है जो आपने फ्लाई करना है। और फिर आपके जहाज़ का FMC होता है, जो उसका आप जहाज़ से कंप्यूटर कह लें, जहाज़ का जो MCDU होता है जिसमें सारा डेटा लिंक होता है। अब आपने बेसिकली चेक करना था कि जो जहाज़ की डेटाबेस में जो प्रोसीजर है वो वही है जो चार्ट कह रहा है या कोई डिफरेंस है। 99.99% ऑफ टाइम्स वही होता है प्रोसीजर जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी आप ब्रीफ करते हैं ताकि आपको भी रिमाइंडर मिले कि आपने क्या फ्लाई करना है और आप चेक भी कर लें। और इसी के साथ साथ फिर आप लैंडिंग टेक्निक और लैंडिंग प्रोसीजर और टैक्सी रूट वगैरह वगैरह का ब्रीफ करते हैं। फिर मिनिमम जो आपकी एल्टीट्यूड होता है, डिसीजन हाइट, वो ब्रीफ करते हैं सब कुछ। तो इस फ्लाइट में कैप्टन और को पायलट ने कोई ब्रीफिंग नहीं की थी। तो अगर वो करते तो शायद जो मेन चीज़ थी इस फ्लाइट की वो कर लेते उसी ब्रीफिंग में, कि जो उनका मेंटल मॉडल था, जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो उनको अप्रोच मिली थी वो नहीं थी जो FMC में था। उसमें एक एडिशनल पॉइंट था होल्डिंग का, लेकिन उसमें बाद में आते हैं। खैर डिसेंट स्टार्ट किया और फिर बीच में एक टेम्पररी लॉस ऑफ कम्युनिकेशंस हुआ कि शायद पायलट्स ने गलती से फ्रीक्वेंसी चेंज कर ली थी या उनको फ्रीक्वेंसी नॉर्मल थी, क्योंकि वो कोविड के दिन थे, उससे कोई फ्रीक्वेंसी नहीं चल रही थी कराची कंट्रोल की। तो फिर उनको गार्ड पे कांटेक्ट करना पड़ा और फिर वापस आए। तो चलो ठीक है, वो भी हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ, कराची में स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि आपको मिल जाता है डायरेक्ट वे पॉइंट मार्कली का। तो मार्कली एक वे पॉइंट है जो तकरीबन 15-20 माइल्स है रनवे की अप्रोच से, और वो एक डायरेक्ट शॉर्टकट है जो बेसिकली टाइम बचाता है और काफ़ी स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कराची पे। तो इनको मिला डायरेक्ट मार्कली और डिसेंट मोड था। यानी डिसेंट मोड से होता ये है कि बेसिकली जो आपका ऑटो पायलट होता है, जहाज़ का कंप्यूटर जो होता है, जहाज़ का MCDU, वो कैलकुलेट करता है कितना स्टीप या कितना शैलो डिसेंट करना है, क्योंकि ऑब्वियसली आप कोई 35,000 फीट पे क्रूज़ करें, आपने लैंड करना है, तो उसके लिहाज से वो कैलकुलेट करता है खुद ही। अब वही बात है, ये फिर वापस आती है ब्रीफिंग स्टेज पे कि आप ब्रीफिंग में चेक करते हैं कि कंप्यूटर ने क्या डिसेंट पाथ कैलकुलेट किया है और वो मेनटेन कर पाएगा या नहीं, और फिर बाद में उसको मॉनिटर करते हैं ताकि देखने को वो सही चल रहा है या नहीं। खैर डायरेक्ट मार्कली मेरा। अब प्रोसीजर अगर आप देखें ILS 25 लेफ्ट का,
और जो अराइवल प्रोसीजर है उसका, उसमें ये है कि माकली के बाद एक वे पॉइंट है सेबन। अब दुनिया भर की अप्रोचेज में ये है कि आपकी जो स्टार होता है ना, वो ऑलवेज एक ऐसे वे पॉइंट पे एंड करेगा जहाँ होल्डिंग पैटर्न होगा, और उसकी वजह ये है कि इन केस कोई वन वे ब्लॉकेज होता है, कुछ होता है, तो आपको वो वहाँ होल्डिंग करवा सकते हैं। इसी तरीके से इस प्रोसीजर में भी माकली के बाद सेबन था जहाज से कंप्यूटर के अंदर, MCDU के अंदर, और MCDU ने सेबन पे होल्डिंग प्लान की हुई थी। होल्डिंग के एल्टीट्यूड है 9000 तकरीबन, लेकिन अप्रोच स्टार्ट होती है उसी वे पॉइंट पे 3000। तो लोग क्या करते हैं, ATC क्या करती है, इन द केस की होल्डिंग करवानी पड़े, फ्लाइट लेवल 9000 फीट से होल्डिंग स्टार्ट करेंगे, आहिस्ता 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 जहाज को नीचे लाएंगे लोअर हाइट्स पे, और फिर अप्रोच स्टार्ट होगी। अब हुआ है ये कि आए और इन लोगों ने देखा है कि जी होल्ड बना हुआ है कंप्यूटर के अंदर, लेकिन कोई वर्बलाइजेशन नहीं हुआ उसका कि जी होल्ड है या निकालना है। जो हुआ नॉर्मल अप्रोच के लिए, अगर आप स्ट्रेट इन अप्रोच करें विदाउट द होल्डिंग, तो आपको माकली पे होना चाहिए तकरीबन 3500। ये जहाज आते आते क्योंकि होल्डिंग थी, इन लोगों ने मॉनिटर नहीं किया था, इन लोगों ने देखा नहीं था MCDU के अंदर, और फिर ये मॉनिटर नहीं की जहाज आए हैं माकली पे। जो वे पॉइंट है 3000 के बजाय ये लोग थे 9300, 9365 फीट एग्जैक्टली। ATC इनको बता रही है कि जी आप हाई हैं, यू आर हाई, तो आप कंफर्टेबल हैं या नहीं, कंफर्म यू कंफर्टेबल और नॉट। और उसका होता है कि कहते हैं नहीं कंफर्टेबल हैं भाई, हमें थोड़ा सा मिसकैलकुलेशन हो गई है, हमने नहीं चेक किया, तो थोड़ा सा घुमा के वेक्टर घुमा के इस में वापस ले आते हैं। लेकिन नहीं, दे प्रेस्ड ऑन कि जी हम कर लेंगे इंशाल्लाह हम कर लेंगे। We are comfortable. We can make inshallah. Just ILS 25 left. Sir, we are established on ILS 25 left. So you are 5 miles from touchdown, distance passing 3500. सेबन जो 3000 मैंडेटरी है, माकली पर थोड़ी सी ऊंचे हो सकते हो, लेकिन 3000 मैंडेटरी है सेबन पे they were at 7800 feet and they still tried to press on। अब ये एक ऑब्वियसली एज अ क्रू थोड़े से आप रखते हैं मेंटल मॉडल के, अगर यहाँ तक मैं इस हाइट पे नहीं होऊंगा, यहाँ स्पीड में बहुत ज़्यादा होगी, तो आई माइट जस्ट डिसकंटिन्यू अप्रोच, गो अराउंड ट्राई अगेन। और थोड़े से हम देखेंगे भाई क्या गलती हुई है हमसे, हो सकती गलती इंसान है, इंसान से गलतियाँ हो जाती हैं, तो हम दोबारा कर लेंगे उसको, लेकिन दे प्रेस्ड ऑन। उसके बाद एक बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ है कि कैप्टन या को पायलट ये नहीं पता, किसी ने गियर डाउन कर दिया, कोई वर्बलाइजेशन नहीं हुई, क्योंकि नॉर्मल में अगर आप पायलट फ्लाइंग है यानी आपकी अप्रोच है, तो आप दूसरे बंदे से कहेंगे गियर डाउन, और दूसरे कहेगा स्पीड चेक, या जो भी है गियर डाउन, स्पीड चेक करके कि स्पीड है, गियर डाउन हो सकता है, सेफ स्पीड पे नहीं। खैर गियर डाउन हुआ, कोई वर्बलाइजेशन नहीं हुई दोनों पायलट्स में से, गियर किसने कहा कि डाउन करने को क्या था। बाय द वे इस सेक्टर पे फर्स्ट ऑफिसर था पायलट फ्लाइंग, कैप्टन था पायलट मॉनिटरिंग। ATC है प्रॉम्प्ट करता हुआ ऑर्बिट्स कर लें, हम आपको वेक्टर करवा देते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं। 932 पे जी रिपोर्ट में लिखा है, कैप्टन ने फर्स्ट ऑफिसर कहा ये हैरान होगा कि हमने कैसे लैंड कर लिया इस जहाज को, ही विल बी सरप्राइज्ड व्हाट वी हैव डन इन उर्दू। तो उसमें जो इन्वेस्टिगेटर्स उन्होंने यही कहा है कि जी मोस्ट प्रॉब्ली यही कहना चाह रहे हैं कि वो ATC कंट्रोलर के बारे में कह रहे हैं कि जी ये सरप्राइज्ड होगा हमने कैसे किया है, जिसमें ओवर कॉन्फिडेंस और कंप्लेसेंस का थोड़ा सा फैक्टर आता है। खैर अप्रोच फ्लाई करते हुए, अब क्योंकि हाई थे, नॉर्मल अप्रोच अगर इतनी है, ये लोग और ऊंचे थे, तो इन लोगों ने फॉल्स ग्लाइड स्लोप पे कैप्चर कर लिया, और वो भी आते हुए 6 माइल्स पे। और फिर इतना सिवियर रेट ऑफ डिसेंट था उस अप्रोच के, जहाज वाज ट्राइंग इट्स बेस्ट कि जी कैप्चर कर ले प्रोफाइल को, लेकिन इतना सिवियर हाई रेट ऑफ डिसेंट था ग्राउंड के पास कि ऑटो पायलट ने अपने आप को डिस्कनेक्ट कर दिया कि भाई मैं नहीं कर सकता, ये लो आपका जहाज, आप खुद संभालो। सिमिलर चीज़ है कि जब ऑटो पायलट कोई भी मोड हो जो आए आपके स्क्रीन्स पे, FMA कॉल आउट्स कहते हैं इनको, कोई भी फ्लाइट मोड अनाउंसिएशन या FMA हो जो आए, चाहे प्रेडिक्टेड है चाहे नॉन प्रेडिक्टेड है, आपको अनाउंस करना होता है ताकि आपको पता हो या दूसरे बंदे को पता हो, हाँ जी मैंने देख लिया ये मोड आया है और मैं कर लूँगा। तो ऑटो पायलट पे डिस्कनेक्ट हुआ, कोई कॉल आउट नहीं हुआ। फ्लैप्स निकालना स्टार्ट हुए, लेकिन स्पीड क्योंकि इतनी हाई थी तो ओवर स्पीड वार्निंग आ गई, जो रेड बेल्स बजती हैं आपके जहाज में। इसी तरीके से फिर कॉल आई सिंक रेट, पुल अप, जो बता रहे हैं पायलट्स को कि जी बहुत तेज़ डिसेंट है,
क्लाइंब अवे, क्योंकि ग्राउंड के पास ऑब्वियसली जहाज एक्सपेक्ट करता है कि आप लैंड करने के लिए डिसेंट तो करेंगे, लेकिन उससे स्पेसिफिक वो होते हैं कंप्यूटर की लॉजिक के लिए कि गेयर डाउन होना चाहिए, फुल फ्लैप्स होने चाहिए और अप्रोच इनेबल होनी चाहिए, ऐसे ऐसे प्रोसीजर्स हैं एयरबस के भी। लेकिन क्योंकि अब ना ही गेयर प्रॉपर स्पीड पे डाउन था, स्पीड ओवर स्पीड था, हाई वेट ऑफ डिसेंट था, फ्लैप सही से निकले नहीं हुए थे, तो जहाज भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया भाई क्या हो रहा है, तो उसने सिंक वेट पुल अप का है। अब अगेन पूरी दुनिया में और पीआई में भी आई एम प्रीटी श्योर कि कभी भी आपको पुल अप की अगर जहाज देना वार्निंग, तो इट्स अ मेमोरी एक्शन कि फुल पावर एंड यू गो अराउंड नो मैटर व्हाट, क्योंकि हो सकता है कि कोई मसला हो गया हो, आप हो सकता है कि क्लाउड का इतना हो, आप गलत आ गए हो, तो regardless of that, if you get a sync rate pull up or if you get an EGWPS, you have to go around and try again. लेकिन नहीं हुआ। इसी के दौरान क्योंकि वार्निंग्स इतनी चल रही थी और जहाज पायलट्स का आई डोंट नो क्या चल रहा था, लेकिन उनका मेटल मॉल था क्लाउड हो गया कि इन दोनों में से कैप्टन और को प्राइम ने गेयर अप कर दिया, तो अगेन नो कॉल आउट, नो नथिंग एंड दे डिडंट गो अराउंड। इसी तरीके से स्पीड ब्रेक से बाहर निकली हुई थी जस्ट फॉर द डिसेंट, ताकि ज़्यादा डिसेंट हो जाए, दे वर ऑल्सो रिट्रैक्टेड। फ्लैप्स 2 फ्लैप्स 3 हुआ, अगेन ओवर स्पीड वार्निंग चल रही है जहाज में, नो क्लू। इस दरमियान फर्स्ट ऑफिसर ने सजेस्ट किया कैप्टन को जी ऑर्बिट कर लेते हैं, थोड़ा सा हाई हो गया, लेकिन देयर वाज नो रिस्पॉन्स ऑन द कैप्टन। इसी वक्त कहीं जाके बीच में कैप्टन ने कुछ वार्निंग्स कैंसिल कर दी थी, क्योंकि उसके आई गेस अगेन दिस इज माय असम्पशन, नो क्लू, लेकिन इट वाज अनोइंग, इट वाज नॉइजी, कुछ समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि ये ह्यूमन परफॉर्मेंस का एक पार्ट है कि आपको अगर आपके कानों में कांस्टेंट कोई आवाज़ चलती रहेगी ना वार्निंग्स की, तो आप कहेंगे ये बंद करो इसको, मुझे समझ नहीं आया, सोच नहीं पा रहा, तो वही होगा, तो वार्निंग्स कैंसिल हो गई थी। इसी के दिमाग कहीं जाके कप्तान ने टेक ओवर भी कर लिया कंट्रोल्स पे, और इसी तरीके से होता है ये फ्लाइंग का नंबर 1 रूल है। जब आप पहले लेसन लेने जाते हैं एक सेस्ना पे, आपको इंस्ट्रक्टर ये सिखाता है कि जब मैं कहूँगा आई हैव कंट्रोल, तो आप कहेंगे यू हैव कंट्रोल, और ऐसे कंट्रोल्स का हैंडल होगा, क्योंकि यू नीड टू नो हु इज फ्लाइंग एयरक्राफ्ट। लेकिन द कैप्टन टेक कंट्रोल, लेकिन देयर वाज नो कॉल आउट और नो वर्बलाइजेशन। अगेन पूरी दुनिया में 1000 फीट इज द लास्ट पॉइंट जो आपका स्टेबल गेट कहलाता है, जब 1000 फीट पे आप देखते हैं आप स्टेबल हैं या नहीं। अगर आप स्टेबल हैं तो कैरी ऑन विद द अप्रोच, और भी कुछ क्राइटेरिया होते हैं स्टेबल में, लैंडिंग गेयर डाउन, फुली कॉन्फ़िगर्ड, अप्रोच स्पीड, चेकलिस्ट कंप्लीट भी होती है कुछ जगहों पे। अगर आप नहीं स्टेबल होते फॉर एनी रीजन, जस्ट गो अराउंड एंड ट्राई अगेन। 1000 फीट पास हुआ, कोई स्टेबल कॉल आउट नहीं थी, हालांकि पीआईए में है, यू हैव टू कॉल स्टेबल, इट्स नॉट कि पीआईए में नहीं है ये चीज़ें, बस क्रू ने फॉलो नहीं किया और हुआ। अब लैंडिंग गेयर तो डाउन ही था, ओवर स्पीड चल रहा था, ओवर स्पीड की शायद वार्निंग्स पे लैंडिंग गेयर डाउन का एक वार्निंग आता है, गेयर वो भी नहीं मास्क हुआ, वो भी नहीं हुआ कॉल पे। टू लो टर्रेन की ऑप्शन आई, सॉरी वार्निंग आई, क्योंकि अगेन कंप्यूटर कहते हैं गेयर डाउन नहीं है, फ्लैप्स हुई नहीं है, स्पीड है नहीं, किधर जा रहे हैं पायलट, ज़मीन की तरफ मारने जा रहे हैं, तो टू लो टर्रेन पुल अप आया, लेकिन वार्निंग्स कैंसिल कर दी गई थी कप्तान से। आते 7 फीट पे थ्रस्ट लीवर्स आइडल हो गए लैंडिंग के लिए, और जहाज टच डाउन कर गया ऑन दिस इंजन्स विदाउट द लैंडिंग गेयर, क्योंकि इट वाज ऑल डिसरिगार्डेड, सीआरएम कोई टेक ओवर कंट्रोल कुछ नहीं हुआ, कुछ फॉलो नहीं कर रहे थे पायलट्स, और लैंड हो गया। लैंड हुआ तो उसमें लिखा हुआ रिपोर्ट में ड्यूल इनपुट्स हैं। एयरबस की थोड़ी सी फिलॉसफी एयरबस की ये है कि आपके जो जॉयस्टिक्स साइड स्टिक्स हैं आपके, दे डू नॉट मूव, तो अगर एक पायलट लेफ्ट हैंड साइड से पुल अप कर रहा होगा ना, दूसरा साइड से वैसे ही रहेगा, आपको बस कंप्यूटर पर नजर आएगा कि दूसरा पुल अप कर रहा है। तो एक पुल अप कर रहा था, एक पुश डाउन कर रहा था, तो एयरबस ने कॉल की ड्यूल इनपुट, दोनों पायलट्स उल्टा कर रहे हैं। उसका होता है ये फिर कि जो कंप्यूटर होता है वो दोनों के इनपुट्स को कैंसिल कर देता है, पर खैर इट वाज ड्यूल इनपुट्स। फर्स्ट ऑप्शन इस वक्त जहाज लैंड कर गया है इंजन पे और हो गया, फर्स्ट ऑप्शन का टेक ऑफ। तो कप्तान ने क्या किया, कप्तान ने शायद सोचे समझे बगैर फुल थ्रस्ट दिया और फिर दोबारा टेक ऑफ कर लिया। फ्लैप्स 2 पे गए वापस ये लोग, टू लो टर्रेन, और आई थिंक अगेन मसल मेमोरी थी कि ऑब्वियसली टेक ऑफ करते हैं हम गेयर अप करते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन गेयर डाउन किया, तो वो गेयर तो अब तक वापस अप कर दिया और हो गया। और फिर करते क्या आते थे, ऑब्वियसली एक इंजन फेल कर गया था द क्लाइंब, क्योंकि इट वाज टू डैमेज, जो ग्राउंड पे रोल आउट था उससे इतना डैमेज हुआ कि आई थिंक इंजन नंबर 2 फेल्ड फर्स्ट, और फिर इन लोगों को रियलाइज हुआ क्या हुआ है, और दे वर कमिंग बैक फॉर अनदर अप्रोच, प्रॉपर आई होप अप्रोच होती, और
in the climb out, the first engine failed, both engines failed, they had deployed, but by the time it was too late. और they tried to save it, लेकिन कब तक आते वो क्रैश हो गया जहाज. Clear, Mayday, Pakistan 8303. Pakistan 8303, roger sir, both runways available to land. ये है फ्लाइट क्रू का एक्शन. पीछे ATC के भी एक्शन उसमें डिटेल हैं कि अप्रोच कंट्रोलर अवेयर था, अप्रोच कंट्रोलर 2 दफ़ा पुश भी किया था कि ऑर्बिट कर लें, लेकिन द फ्लाइट क्रू वांटेड टू प्रेस ऑन और अप्रोच कंट्रोलर असर्टिव नहीं था इस केस में कि कैंसिल ही कर दे अप्रोच, अगेन जैसे पूरी दुनिया में होता है. लेकिन और फिर टावर कंट्रोल ने भी ऑब्जर्व किया कि गेट डाउन लैंडिंग हुई है और सब कुछ. बट है तो ये हुआ, दिस इज व्हाट हैपेंड बेसिक. अब इसमें there's clear violation of SOPs, clear violation of CRM, crew resource management. CRM होता है बेसिकली 2 क्रू आपस में काम कैसे करते हैं. तो it was clear violation of all that stuff, और it is utter disregard for it. अब obviously जो रिपोर्ट है ना वो बताती है कि क्या क्या हुआ है, क्योंकि obviously पायलट्स की डेथ हो गई थी, तो रिपोर्ट ये नहीं कह सकती कि इन लोगों ने क्यों किया, what was the reasoning, क्योंकि obviously किसी ने उनसे अनाउंस नहीं किया हम क्यों कर रहे हैं या क्यों नहीं कर रहे. They can only say it's utter disregard for that, it is clear violation of SOPs और सब कुछ. और ऐसा नहीं कि PIA में ये कल्चर है. PIA में obviously SOPs तो हैं और ने प्रोसीजर सारे बनाए हैं जो बस के हैं. अब फॉलो होते नहीं होते थे नहीं होते हैं, अब I don't know क्योंकि I don't fly in PIA. इसमें अब obviously रिपोर्ट में हम नीचे आए तो काफ़ी डिटेल है कि कैप्टन जब इंडक्ट हो रहा था PIA में कोई 30 साल पहले, तो उस वक्त भी उनका साइकोलॉजिकल एनालिसिस सही नहीं आया था. उन्होंने फिर ओपिनियंस लिए थे 4 डिफरेंट डॉक्टर्स के. उन्होंने कहा था ठीक है, लेकिन PIA के बोर्ड ने कहा था ये साइकोलॉजिकली फिट नहीं है. और फिर कुछ हुआ था कोर्ट में केस, और फिर लेकिन कप्तान इंडक्ट हो गया था. और इट वाज वो उस वक्त के जो PIA का पैनल था वो कहते थे कि जी ओवर कॉन्फिडेंट है, डिसरिगार्ड है फॉर द कल्चर और सब कुछ. लेकिन अगेन दैट इज मोर ऑफ अ PIA थिंग. और मैं तो वो बात करूँगा उस दिन जहाज़ पे क्या हुआ था. मेरी अंडरस्टैंडिंग से ये है कि आई थिंक एक और फैक्टर रिपोर्ट में लिखा गया जो मेरे ज़हन में भी था कि द क्रू वाज फास्टिंग. उस दिन रोज़ा रखा हुआ था. उसमें ये कंफर्म ही लिखा है, लेकिन उन्हें ये लिखा है कि जी मोस्ट प्रॉब्ली दे वर फास्टिंग. और कैबिन क्रू ने भी उनको पानी या ग्लास ऑफर किया था, जो भी खाने उन्हें मना कर दिया था. उस वक्त 2020 में कोविड से पहले ये था रूल कि आप फास्टिंग नहीं कर सकते एज ए फ्लाइट क्रू. जो आप फ्लाइट ऑपरेट कर आप नहीं कर सकते. और उसकी वजह सिर्फ ये है कि ऑब्वियसली अगर आप फास्टिंग करते हैं तो ब्लड शुगर लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल डाउन जाता है, तो आपके रिस्पॉन्सिवनेस ना थोड़ा कम होता है. लेकिन उस वक्त जो है सिविल एविएशन ने क्रू पे छोड़ दिया था कि जी आपकी मर्जी है, अगर आप टीम फिट करते हैं आप कर लें. और काफ़ी पायलट्स रोज़े के साथ करते भी हैं फ्लाइंग. उसके थोड़े प्रिकॉशंस होते हैं, ऑब्वियसली करने पड़ते हैं. लेकिन उसके बाद इस इंसिडेंट के बाद CA ने मना कर दिया कि कोई भी पायलट रोज़ा नहीं रखेगा. आई थिंक अभी भी रखते हैं लोग, लेकिन इट्स ऑफिशियली नॉट अलाउड कि आप नहीं रख सकते. तो ये खैर सब कुछ हुआ था आपके सामने है. अब उस वक्त एक और भी कल्चर है, एक और भी चीज़ है जो क्या आती है SMS सिस्टम. वो SMS नहीं फ़ोन वाला, इट्स सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम. उसमें ये होता है कि जहाज़ के जो कंप्यूटर्स है ना, या आप ब्लैक बॉक्स समझ रहे हैं कंप्यूटर्स, वो ना इंफॉर्मेशन डेटा भेजते रहते हैं हमेशा हेडक्वार्टर्स को. ऑब्वियसली कोई ट्रेंड अगर नज़र आ जाए कि फॉर इंस्टेंस एक दिन कोई और फ्लाइट चल रही हो और बहुत हाई स्पीड अप्रोच की उन लोगों ने, तो वो कंप्यूटर ना फ्लैग कर लेगा, डेटा सेंटर जाएगा, डेटा फ्लैग कर लेगा जी इस पायलट ने आज के दिन बहुत हाई स्पीड अप्रोच की है. और उसका क्या होगा कि फिर वो पायलट्स को बुला लेंगे कि जी आए बताएं हमें क्यों हुआ था. उससे आइडेंटिफाई होता है कौन कैसे फ्लाई कर रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप कॉकपिट के अंदर होते हैं तो जो आप करते हैं वो तो किसी को बाहर नहीं पता चलता ना, क्योंकि आप वही होते हैं. लेकिन वो डेटा जो है ना प्रोसेस होता रहता है. और पूरी दुनिया में सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम बहुत है. तो PIA की किताबों में SMS सिस्टम था मॉनिटरिंग का, लेकिन होती नहीं थी. उसके बाद अपेरेंटली काफ़ी मॉनिटरिंग स्टार्ट हो गई है और अब प्रॉपर प्रोसीजर हो गया. लेकिन अगेन द थिंग इज़ कि जब वक्त था उस वक्त हुआ नहीं और उससे कितनी जान गई. और अब आई होप कि बेहतर हो जाए, आइंदा ऐसा ना हो. लेकिन इट्स द कॉकपिट में जो बिहेवियर था वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है जो एब्रू का क्रैश हुआ था इन 2007. तो पाकिस्तान में CRM का बहुत अभी भी लैक ऑफ डिसिप्लिन है आई थिंक इन सम क्रूज. मैं ये नहीं कह हर जगह नहीं होगा. आई एम श्योर बाकी एयरलाइंस बहुत अच्छी तरह करते होंगे मॉनिटरिंग.
लेकिन इट्स क्वाइट रेमिनिसेंट कि यही वही हुआ था जो काइंड ऑफ CRM गैप काफ़ी ज़्यादा था और प्रिंसिपल्स, प्रोसीजर्स, SOPs वायलेशंस बहुत ज़्यादा थी। बट ये हुआ था, ये पूरी रिपोर्ट है। अगर आप रिपोर्ट पूरी पढ़ना चाहते हैं तो 160 पेजेस की रिपोर्ट है, लिंक डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। लेकिन हाँ, ये है क्रैश की रिपोर्ट। लेकिन है आई होप कि पाकिस्तान में बेहतरी है ये, क्योंकि ये क्रैश और साथ जो इंसिडेंट हुआ था फेक लाइसेंस वाला, उसने पूरी दुनिया में पाकिस्तानी एविएशन को और पाकिस्तानी एविएशन का जो इमेज है वो बर्बाद कर दिया हर जगह। कि अभी भी मुझसे लोग पूछते हैं कि वो क्या है लाइसेंस वाला मसला और क्रैश कैसे हुआ था। ऑब्वियसली अभी रिपोर्ट आई है और वीडियोस आई हैं तो लोग देखेंगे पाकिस्तानी एविएशन में क्या है। और हालांकि ऐसा नहीं है सारी दुनिया में, सॉरी सारे पाकिस्तान में ऐसा नहीं है कि ऐसी एविएशन स्टैंडर्ड्स हो, लेकिन वो ऑब्वियसली एक क्रैश ने पूरी इमेज खराब कर दी है। खैर आई होप इट्स बट थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो इससे लंबी वीडियो हो गई होगी, बट आई एम श्योर यू एंजॉयड इट। कोई और कमेंट्स फीडबैक डिस्क्रिप्शन में लिख दीजिएगा प्लीज़। बाकी सब्सक्राइब कीजिएगा इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी, और इंशाल्लाह और वीडियोस आते रहेंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। Good day, Z360 November, descending flight level 900, direct to chase, A320 information, Oscar 1009. Easy 36 Hotel November, Birmingham radar, good afternoon, vector straight to now.